कह रहे हैं कि गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है चर्बी निकालेंगे। बहन जी ने कहा है कि हम भर्ती निकालेंगे। बसपा किसी विशेष जाति की बात नहीं करती है। बसपा में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होती है। बसपा में शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ क्या है, बसपा जो है नेता बनाने की फैक्ट्री है। रोड से उठा के नेता बना देती है। ये पौधा लगाती है नेताओं की, और बड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, मर जाते। आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण, दिल फाड़ दिया गया। आप बताइए कोई ऐसा काम जो इन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए किया। एक एप्लीकेशन नीचे से जाता है तो ऊपर वाला कैंसिल कर देता है, ऊपर से आता है तो नीचे वाला कैंसिल कर देता है। इसी में 5 साल लास्ट में आपने देखा ही परिवार के झगड़े ही में चली गई। चंद लोगों की सरकार, चंद लोग इनकी मुट्ठी में, वही इनको घुमाते रहे। और स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी का क्यों नहीं हो रहा है? स्टिंग ऑपरेशन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ क्यों नहीं हो रहा है? लोग पर्ची कटा के घूमे मत, और हॉस्पिटल को रेफर सेंटर न बनाया जाए कि आप भदौरा गए, वहां से तुरंत रेफर कर दिया गया गाजीपुर, वहां पहुंचे तो वहां से रेफर कर दिया बनारस। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रुद्रा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर जिले के जमानिया विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी परवेज खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। परवेज खान जी, आप मुझे राजनीतिक जो सफर आपने शुरू किया था, आप मुझे तब से बताइए, और क्या लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि राजनीति जो है हम लोगों को इस दल में, इस पार्टी में, मेरे पिता ने हम लोगों को सिखाया, क्योंकि वो बसपा में थे, 2002 में अंतिम चुनाव लड़े थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद फिर 2010 में हमने 15 जनवरी 2010 को माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पे लंका के मैदान में बसपा में ज्वाइन किया, और ज्वाइन किया कि बसपा में आना जाना शुरू कर दिया। शुरू तो पहले ही से था, मगर एक जो होता है ना फॉर्मली, औपचारिक तरीके से बिल्कुल 2010 से शुरू किया। तो ये 12 साल का जो है संघर्ष है या मेहनत है। बहन जी को लगा, हमारे हाईकमान को लगा कि नहीं, अब इनका वक्त आ गया है, इनको मौका देना चाहिए, तो आज मौका मिला है। जमनिया से आप सीट चुनाव लड़ रहे हैं, तो जमनिया की 5 सबसे बड़ी समस्या बताएं, और उसके समाधान आप कैसे करेंगे उसके बारे में। जमानिया की इतने समस्याएं हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, क्योंकि मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ कोई काम नहीं हुआ। जो सबसे अहम है वो शिक्षा का मामला है। पहला शिक्षा का ये है कि यहाँ पे कहीं कोई ढंग का सरकारी स्कूल गरीब लोगों के पढ़ने के लिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद वो नहीं है। दूसरी चीज़ है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से लोगों को बनारस जाना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि बिजली की नंगी तारें हर गांव में दौड़ रही हैं। आए दिन उन तारों से कहीं ना कहीं घटनाएं हो जाती हैं। लोग जो है, मतलब क्या कहें, उनको बेचारे परेशान हाल है उस चक्कर में। चौथी चीज़ ये है कि हर गांव में पानी निकासी की समस्या है यहाँ, हर गांव में, क्योंकि जमानिया विधानसभा जो है आप देखेंगे तो ये शहरी क्षेत्र नहीं है, यहाँ देहात है। हर गांव में ये समस्या है। पांचवी चीज़ ये है कि मेन रोड तो कुछ हद तक ठीक है, मगर जो कनेक्टिंग रोड है, जो गांव की तरफ जाता है, वो बहुत ख़राब है। तो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी निकासी की समस्या है। मायावती जी अभी गायब दिख रही हैं चुनाव को लेके। जैसे कि पहले जिस तरीके से उभर के आती थी अपने लोगों के लिए, दलित समुदाय के लिए, आज वो इस समय इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। क्या कारण? शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है। अभी कल की घटना है, उन्नाव में एक सपा नेता के घर पे दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। वो कल जो है बहन जी बुला के कार्यालय में मिली हैं। आप सोशल साइट पे उसको देख सकते हैं। ये कल की घटना मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा। और हर मुद्दे पे जहाँ होना चाहिए, बहन जी ने पेंशन के पहले जैसे सक्रियता आज नहीं। देखिए, आपकी ये देखने का तरीका हो सकता है, ये आपका अपना मामला हो सकता है, आप नहीं देख पा रहे हैं। हम सारे मुद्दों पे, NRC CA पे बहन जी ने कहा है कि सारे मुकदमे वापस होंगे। पुरानी पेंशन स्कीम अगर सरकार आएगी तो बहाल होंगे। रोजगार के लोग कह रहे हैं कि गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है चर्बी निकालेंगे। बहन जी ने कहा है कि हम भर्ती निकालेंगे बेरोजगारों के लिए। हर मुद्दे पे बहन जी खड़ी हुई हैं। और ये एक अलग बात है कि आपको या हमको जो दिखाई जा रही है, ये एक अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। एक तरफ बीजेपी के सुनीता सिंह जी,
जो पिछले 5 साल से विधायक हैं, और दूसरी तरफ सपा के कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी, इन दोनों को आप हरा कर कैसे मुकाबला जीतेंगे? बिल्कुल हरा के मुकाबला जीतेंगे। जवानिया सीट पे देखिए, यहाँ लोग अब बदलाव चाहते हैं, अब आजमाए हुए को नहीं आजमाना है। एक 20-25 साल के हैं, उनका राजनीतिक कैरियर है, आप देख लीजिए, आप खुद आए होंगे कितना काम हुआ है, और पिछले 5 साल से एक विधायक हैं, उन्होंने भी कितना काम किया है। यहाँ लोग अब विकास चाहते हैं, ये धर्म और जाति से ऊपर उठ के अब तरक्की की तरफ लोग जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ बदलाव होना एकदम तय है। इन दोनों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सेक्टर, बूथ, हर तरह के वो सारे लोग लगे हुए हैं कि पार्टी को पूरी तरह से यहाँ से ज़्यादा वोटों से जिताया जाए। और भी पार्टियां हैं, बसपा सबसे खास क्यों है? बसपा इसलिए खास है कि बसपा में हमारी विचारधारा है। बसपा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों की बात करती है। बसपा किसी विशेष जाति की बात नहीं करती है। बसपा में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होती है। बसपा में शमशान और कब्रस्तान की बात नहीं होती है। बसपा में दिवाली और रमजान की बात नहीं होती। बसपा में इंसान की बात होती है, बाबा साहब के संविधान की बात होती है। देश जो है संविधान से चलेगा, और इस देश को चलाने के लिए अगर सही से आप अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहते हैं तो सीधा सीधा देश के संविधान को जारी कीजिए, जो संविधान है उसको लागू कीजिए, उनको हक दिलाइए गरीबों का। इसलिए बसपा में मैं टिकट वाला प्रत्याशी नहीं हूं। मैंने बताया आपको, हम इस दल पार्टी में पूरे अपने आस्था और विश्वास के साथ, अपने मान सम्मान के साथ हैं। कुछ लोग बसपा छोड़ के भी अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, क्या कारण है उनकी विचार? देखिए, जब चुनाव आता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा कि कुछ लोग छोड़ के गए हैं तो उससे ज़्यादा लोग वापस चले आए हैं। आप देख लीजिए, इसी ज़िले में सैयद सादात फातिमा आपके सामने एक मिसाल है, और भी बहुत, इलियास अंसारी, बहुत सारे लोग, बहुत मिनिस्टर जो वापस चले आए हैं। कुछ लोग गए हैं, हो सकता है मौके का फ़ायदा उठा रहे हो अपना इधर उधर टिकट के चक्कर में, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग सही नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या है, बसपा जो है नेता बनाने की फैक्ट्री है, रोड से उठा के नेता बना देती है। बसपा ऑटो चालक को नेता बना देती है, बसपा मजदूर को नेता बना देती है। तो बसपा में ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मान्यवर श्री कांसीराम साहब ने कहा था कि ये पौधा लगाती है नेताओं की, और बड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, और जाने के बाद किसी का पता कर लीजिएगा इतिहास, जो बसपा छोड़ के गए हैं आज किस हाल में, उनसे पूछ लीजिएगा। एक तरफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा जी भी कहते हैं दलितों को लेके, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी दलित, शोषित, वंचितों को लेके अपनी आवाज़ करते हैं। इस तरह की तमाम पार्टियां हैं जो दलितों, शोषित वर्गों को लेके, लेकिन फिर भी बसपा को ही वोट क्यों देते? बसपा को इसलिए वोट दें कि जो दलितों के मसीहा थे, उनको अगर रीबर्थ जिसको कहा जाए, जिनका इतिहास जो है दोबारा इस प्रदेश में या देश में लाया गया, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लेके आई। वो लोग नहीं लेके आ पाएंगे जिनकी सरकार आई है। जो आप बात कर रहे थे अखिलेश जी की, जब 2012 से 2017 इनकी सरकार रही, तो सबसे ज़्यादा बाबा साहब की मूर्तियाँ जो तोड़ी गई वो अखिलेश यादव की सरकार में तोड़ी गई। आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ दिया गया। आप बताइए कोई ऐसा काम जो इन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए किया हो? चंद लोगों की सरकार, चंद लोग इनकी मुट्ठी में, वही इनको घुमाते रहे। अखिलेश यादव जी को कहा ही गया कि 4.5 मुख्यमंत्री सरकार है। एक एप्लीकेशन नीचे से जाता है तो ऊपर वाला कैंसिल कर देता है, ऊपर से आता है तो नीचे वाला कैंसिल कर देता है। इसी में 5 साल लास्ट में आपने देखा ही परिवार के झगड़े ही में चली गई सरकार। बसपा में ये नहीं है। बसपा में कैडराइज पार्टी है, वोटर है, कैडर है। बसपा एक मिशन है पार्टी के साथ साथ, और हम सारे लोग उस मिशन में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव की सरकार में भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे ज़्यादा मूर्ति तोड़ी गई, लेकिन पिछले विधानसभा में तो उन्हीं के साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था। विधानसभा में नहीं किया था, देखिए, हाँ, लोकसभा में किया था। उस वक्त वो ज़रूरत थी, हालात थे, फासिस्ट ताकतों को रोकना था, इसलिए किया गया था। मगर जो उनके वोटर थे वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो बीजेपी के तरफ चले गए। जो सीटें मिली हैं उनको, चाहे हम लोगों को, बहुजन समाज पार्टी को, वो सिर्फ बसपा के वोटरों की देन है, उनके वोटर नहीं आ पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बसपा के साथ गठबंधन किया, नुकसान उल्टा हमारा ही हो गया।
ये उनको होना ही था, क्योंकि उनके वोटर आए नहीं, उनके वोटर बीजेपी की तरफ चले गए। हमारे वोटरों ने, आप बूथ देखिए, अब जो है ईवीएम का जमाना है, बूथ वाइज आप निकाल सकते हैं कि किस जात के, किस समाज के लोग कहाँ रहते हैं, वार्ड वाइज आपको पता चल जाएगा। आप उठा के देख लीजिए, जहाँ हमारे वोटर हैं उनको वोट दिया है कि बसपा जितना ईमानदार वोटर पूरे प्रदेश में किसी पार्टी के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर ईमानदार वोटर है तो बहुजन समाज पार्टी का है। क्या लगता है, अगर आगे चुनाव में अगर सरकार बनाना पड़े तो किसके साथ बनाएंगे? देखिए, ये भविष्य की बातें हैं। अभी हम लोग इस एक विचारधारा के भी खेल होता है, जैसे आपने कहा कि फासीवाद को हराना है। बिल्कुल, अगर बीजेपी के साथ बनाना पड़े या सपा के साथ बनाना पड़े या फिर किसी अन्य दल के साथ, सबसे पहली बात कि बहन जी ने खुलेआम कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये आपने देखा होगा, मीडिया में खुलेआम कहा है। अब आगे क्या होगा, किसके साथ जाना होगा, नहीं होगा, ये तो बात गर्भ में है, मगर हम लोगों की पूरी ये जिम्मेदारी है। हम लोग पूरे प्रदेश में, पहले चरण का हो गया, आज दूसरे चरण का हो रहा है, पूरे प्रदेश में बसपा के कार्यकर्ता और नेता मेहनत से लगे हुए हैं कि हम खुद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। हमारी इतनी ताकत में है और इतनी मजबूत स्थिति में है कि हम खुद जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जब आप विधायक बन जाएंगे तो प्राथमिकता के तौर पर आप किस काम को करेंगे? मेरा पहली प्राथमिकता जो है वो शिक्षा है, क्योंकि बगैर शिक्षा के किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। आप शिक्षित बनेंगे तो आप संघर्ष कर सकते हैं, अपने हक अधिकार का सवाल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि पहला और फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी जिसको कहते हैं वो शिक्षा है, कि इस इलाके में जो शिक्षा का है वो अलग जगाई जाए। अस्पताल की भी एक बड़ी समस्या है जमन्या के लोगों, तो उसका निराकरण आप कैसे करेंगे? देखिए, अस्पताल बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके के लिए। हमारी कोशिश ये है कि जो अस्पताल बने हुए हैं जहां डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, कम से कम ये तो शुरू किया जाए कि जो प्राइमरी लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो फर्स्ट एड कहा जाता है, जो दवाएं होनी चाहिए ज़रूरत की, कम से कम वो उस हॉस्पिटल में मिले। लोग पर्ची कटा के घूमे मत, और हॉस्पिटल को रेफर सेंटर न बनाया जाए कि आप भदौरा गए, वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया गया गाजीपुर, वहाँ पहुँचे तो वहाँ से रेफर कर दिया बनारस। ऐसे नहीं चलने वाला है। आपको यहाँ मुकम्मल इलाज मिलना चाहिए। तो हमने पहले भी आपसे कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य फर्स्ट और सेकंड हमारे पास यही प्रायोरिटी है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सुधार में लाया जाए। कुछ पैसे अभी हाल में ही कुछ समय पहले हाल में ही अभी 50 सीटों का खरीद फरोख्त का एक मामला आया था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें 50 सीटों के बदले 300 करोड़ की बात कही गई थी। क्या मामला है? आपने देखा, उसके अगले ही दिन उसी पेपर के ऊपर, और उस पेपर ने उसका खंडन किया कि ये ज़बरदस्ती का स्टिंग ऑपरेशन हमारे पदाधिकारियों पर कराया गया था और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अगले ही दिन आया, वो भी ज़रा देख लीजिएगा, और उस पर मुकदमा भी हुआ है। ये इस वक्त जो देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है कि आप 2 पार्टी सिस्टम कर दीजिए, पक्ष है विपक्ष है, नहीं, तीसरी एक जनाधार होती है, एक तीसरा रास्ता भी होता है, हमेशा होता है, थर्ड फ्रंट भी होती है जो लड़ाई में खड़ी रहती है। आप कहीं भी देखिए, ये मीडिया के द्वारा चलाए गए नैरेटिव हैं योगी वर्सेस अखिलेश, मगर ऐसा है नहीं। आप इन दोनों के बीच में देखिएगा कि हाथी जो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए लखनऊ पहुंच रही है, रोक नहीं पाएंगे ये लोग। आप लाख स्टिंग ऑपरेशन कराते रहिए, अगले ही दिन उसका आ गया है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी का क्यों नहीं हो रहा है? स्टिंग ऑपरेशन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ बीएसपी के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके मतलब की परेशानी सबसे ज़्यादा जमानिया वासियों के लिए कोई संदेश जो लगता है आपको? देखिए, संदेश क्या है, मेरी एक अपील है कि आप जमानिया के लोग 7 मार्च को यहाँ वोट पड़ने वाले हैं। आप सोच समझ के फैसला कीजिए। आप जात, बिरादरी, धर्म और मजहब से ऊपर उठ के इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके के विकास के लिए, जमानिया में सुरक्षा के लिए, जमानिया में शिक्षा के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए आप लोग वोट कीजिए। हमारे साथ परवेज खान जी, आगे हम और भी किसी अन्य नेता के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।